हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरी कंपनी के लिक्विडेशन प्रोसेस में हम लोग एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकते हैं। और लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद हमको दो स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। एक होता है लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें कि हम लोग कंपनी की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे लेते हैं। और एक लास्ट में हमको बनाना पड़ता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसमें कि हम लोग सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एक्चुअल बेस पे कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो सबसे पहले कंपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करती है, जो स्पेसिफिकली किसी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करती है। फिर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है। फिर उसके बाद में प्रेफरेंशियल कैपिटल, और फिर लास्ट में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट होता है। दिस इज़ लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल मिला के 5 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, जिसमें 4 गवर्नमेंट से रिलेटेड, 4 एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है और 1 गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उसमें फर्स्ट क्या था, सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। और उसमें अमाउंट का भी लिमिट है। क्या लिमिट था, पर पर्सन 4 मंथ सैलरी और 20,000, विच एवर इज़ लेस। विच एवर इज़ हायर तो हो ही नहीं सकता है, विच एवर इज़ लेस यहाँ पे। और ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। उसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन पेबल एज पर कंपनसेशन एक्ट। और ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेबल टू वर्कर्स लाइक पीएफ, ग्रेजुटी, बोनस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और लास्ट अर्न लिव सैलरीज। ये सब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में, ये सब अनसिक्योर्ड है, पर इनको पहले पेमेंट का क्या है, प्रेफरेंस है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि जो लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद में स्टेटमेंट बनाता है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसमें सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को टोटल 8 लिस्ट में हम लोग कवर करते हैं। टोटल 8 लिस्ट, ए टू एच। ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट ए में क्या आता है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, क्योंकि वो एसेट्स लिक्विडेटर को सेल आउट करना है। सेकेंड लिस्ट कवर करती है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड विथ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर लिस्ट सी में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट डी में आता है क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, जो जनरली डिबेंचर होल्डर्स को कवर करता है। हाँ, डिबेंचर होल्डर्स अगर किसी स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है तो फिर वो लिस्ट बी में आएंगे, अदरवाइज डिबेंचर होल्डर्स लिस्ट डी में कंसीडर होते हैं। बाकी जितने भी बचे हुए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, जो लिस्ट सी या डी में नहीं आ पाए, वो सब क्या होता है, हाँ मतलब जो लिस्ट बी सी डी में नहीं आ पाए वो सब क्या होता है, ई में आ जाते हैं। फिर लिस्ट एफ प्रेफरेंशियल कैपिटल, जी में क्या आता है, जी इक्विटी शेयर होल्डर जी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इक्विटी लिस्ट जी में आती है। और लास्ट फाइनली आता है सरप्लस और डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। तो अब मैं आपको आगे ये बता रहा हूँ कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो कंपनी का जो लिक्विडेटर्स फाइनल कंपनी का जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है, वो कैसे बनता है, उसके फॉर्मेट की बात करूँ तो फॉर्मेट लर्न होना बहुत ज़रूरी है। बहुत इजी है, पर फॉर्मेट लर्न होना चाहिए। तो देखो पहले, बाकी नोट से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में क्या है, हाँ जी, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट है, फॉर्मेट भी वही स्टेटमेंट वाला ही है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे आ जाता है एस्टिमेटेड वैल्यू। होप कि आपको दिख रहा होगा। वेट, अब हम लोग पूरा बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डबल कॉलम हो गए, एक पर्टिकुलर और एक एस्टिमेटेड वैल्यू। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड
as per list A. Assets not specifically placed as per list A. तो क्वेश्चन में जब आप बैलेंस शीट लाइबिलिटीज साइड देखोगे ना, तो किसी भी लाइबिलिटीज के नीचे अगर लिखा हुआ है कि वो किसी स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, तो उस एसेट्स को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स ऐसी जो कि स्पेसिफिकली प्लेस्ड नहीं है। तो एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट ए। अब इसको लिखने का ऑर्डर लिक्विडिटी ऑर्डर में रहता है। मतलब जैसे अगर मैं 1 बाय 1 लिखूं, कैश बैंक, ऐसा 1 बाय 1 लिखते हैं और सामने अमाउंट लिखते जाते हैं। कैश बैंक, इसी तरह से तुम्हारे डेटर्स के बाद बिल रिसीवेबल, उसके बाद स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसा 1 बाय 1 सारी एसेट्स आ जाएगी और उनके सामने उनकी आपको क्या होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू लिखनी होती है। तो मैंने तो इसको अभी यहाँ ऐसा 1 बाय 1 लिख लिया, पर क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग उसको कैश बैंक, डेटर, BR, स्टॉक और लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो जो भी एसेट्स स्पेसिफिकली कहीं पर प्लेस्ड नहीं है वो सारी हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कवर करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो क्या है पता है, कॉल्स इन अरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं नॉर्मल बैलेंस शीट फॉर्मेट बनाऊं तो तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कैश बैंक, डेटर, ये सब इधर आते हैं। पर कभी आपने बैलेंस शीट में आज तक कभी देखा हो तो ऐसा होता है, शेयर कैपिटल लेस कॉल्स इन एरियर। मतलब जैसे अगर मान लो शेयर कैपिटल का कॉल्ड अप अमाउंट 1 लाख है, कॉल्स इन एरियर 10,000 है, इसका मतलब शेयर कैपिटल का पेड अप 90 है। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स से अमाउंट कॉल कर रखा है जिसको अभी तक शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया, तो ये भी कंपनी के लिए क्या है, रिसीवेबल है। तो ये इधर माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स है और रिसीवेबल है। तो इस केस में कॉल्स इन एरियर, तो ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कैश बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा जो भी है, ये सब आपको एसेट साइड में दिखेंगे, पर ये आपको कहाँ दिखेगा, लाइबिलिटीज साइड में। तो लाइबिलिटीज साइड से कॉल्स इन एरियर लेना पड़ेगा। ये सब इनका यहाँ पे क्या होगा, एस्टिमेटेड अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट ए हो गया जिसके अंदर वो सारी एसेट्स आ गई जो कि स्पेसिफिकली कहीं पर प्लेस्ड नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेकंड क्या लेना है अपने को, सेकंड क्या लेना है, लिस्ट बी, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एज पर लिस्ट बी। फॉर्मेट थोड़ा यूं लंबा है पर इंटरेस्टिंग है, फिक्स फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर बनता है। तो अपने को फॉर्मेट अगर लर्न होना, अगर आपको फॉर्मेट लर्न है तो आप सिर्फ बैलेंस शीट से वैल्यू पुट कर सकते हो। तो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट बी, इसका अपना अंदर फॉर्मेट है, ऐसा एक फॉर्मेट बनता है यहाँ पे। तो जैसे नेम ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड वैल्यू, अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर, सरप्लस और डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले आ जाता है नेम ऑफ एसेट्स, ठीक है, उसके बाद आ जाता है उस एसेट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू, फिर आ जाता है यहाँ पे अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, और फिर यहाँ पे आ जाता है डेफिशिएंसी या सरप्लस। अब जैसे मान लो कि लैंड एंड बिल्डिंग है और लैंड एंड बिल्डिंग का एस्टिमेटेड वैल्यू 10,000 है और अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स जो है वो 8,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10,000 का एस्टिमेटेड वैल्यू है और उसमें से मैं 8,000 का पेमेंट करूँगा तो मुझे 2,000 का क्या होगा, सरप्लस बच जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एसेट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू 10,000 है और अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स 18,000 है, तो 18,000 की लाइबिलिटीज़ है और एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू 10 है। तो 18,000 में से 10,000 पेमेंट होने के बाद 8,000 की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। सीधा कॉमन सेंस है, अगर एसेट्स का वैल्यू ज़्यादा है तो सरप्लस बचेगा और लाइबिलिटीज़ का वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिशिएंसी बचेगी। तो ये यहाँ पे क्या होता है, टोटल आ जाता है। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू होगी
ये अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद में यहाँ पे डेफिशिएंसी या क्या हो गया, सरप्लस हो गया। अब जैसे अगर डेफिशिएंसी होती है, समझो 18,000 के क्रेडिटर्स हैं या 18,000 का लोन है और उसके लिए जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, उसके लिए जो सिक्योरिटी अवेलेबल है वो सिर्फ 10,000 है, तो सिक्योर्ड पार्ट तो 10 ही हुआ ना, बाकी 8,000 जो है वो आपके लिए क्या है, अनसिक्योर्ड है। और इसका जो पेमेंट है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ होता है। और दिमाग पे जोर डाल के सोचो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है वो किस में आते हैं, लिस्ट ई में आते हैं। तो यहाँ अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ में क्या होगी, पेमेंट होगी। बहुत नॉर्मल सी बात है यार, लोन 18,000 का है, जो वैल्यू प्लेस्ड है उसकी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू 10,000 है, तो इसका मतलब 18 में से सिक्योर्ड तो 10 ही हुआ ना, बाकी जो 10,000, बाकी जो 8,000 है वो आपके लिए क्या है, वो बाकी जो 8,000 है वो आपके लिए क्या, अनसिक्योर्ड है। तो वो लिस्ट ई के साथ पेमेंट होगा। और अगर कभी ऐसा होता है कि एसेट्स की वैल्यू 10 है समझो, और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू 8 है, तो यहाँ सरप्लस कितना हो गया, 2,000। अब ये सरप्लस दूसरी लाइबिलिटीज़ के पेमेंट के लिए अवेलेबल है, तो क्या लिखा जाता है, इसको बाहर ले जाना पड़ता है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सरप्लस एस पर लिस्ट बी, और ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो अगर लिस्ट बी में डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ पेमेंट होती है। और समझो लिस्ट बी में अगर सरप्लस है तो वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो अदर लाइबिलिटीज़ के पेमेंट के लिए अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका लिस्ट ए और लिस्ट बी, और जिसकी अक्ल और कॉमन सेंस काम कर रहा हो, इसका मतलब कंपनी की सारी एसेट्स लिस्ट ए और लिस्ट बी के अंदर आ गई। ये लिस्ट ए की रियलाइजेबल वैल्यू है और ये लिस्ट बी से सरप्लस बच रहा है। अब मुझे बताओ, जो लोग सोच रहे हैं, जो वास्तव में पढ़ रहे हैं सोच के, वो मुझे बताओ कि लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या था। सबसे पहले किसको पेमेंट करते थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो ये जो तुम्हारा यहाँ सरप्लस बच रहा है ना 2,000, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद ही है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइजेबल वैल्यू कितना था, 10,000, उसमें से लोन का वैल्यू कितना है, 8,000। तो 10 में से 8,000 पेमेंट किया तो 2,000 सरप्लस बच गया, ये 2,000 आपने यहाँ बाहर लिखा है। तो अब जो एसेट्स अवेलेबल है ना, ये वाली, सोचो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ऑलरेडी हम लोग लिस्ट बी में पे कर चुके हैं। तो अब ये जो एसेट्स अवेलेबल है वो किसके लिए, तो यहाँ एक लैंग्वेज यूज होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऑलरेडी पेमेंट हो गए, बाकी अभी भी पेमेंट करना है। तो ये जो एसेट्स अब अवेलेबल है, ये किस किस को पेमेंट करने के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ एक लैंग्वेज यूज आता है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर, बताओ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये एक तरह से इस अमाउंट के लिए नरेशन हो गई कि ये जो अमाउंट अब अवेलेबल है ना, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद इतना बचा हुआ है। मतलब मैं सिंपली कह सकता हूँ कि अगर मान लो लिस्ट ए में जितनी भी एसेट्स है उन सब का सम अगर 1 लाख है और लिस्ट बी से सरप्लस बच रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेमेंट करने के बाद कितना, 2,000, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की 4 ही तो कैटेगरीज हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की 4 कैटेगरीज हैं। बताओ मेरे को कौन कौन सी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस और अनसिक्योर्ड, ये 4 कैटेगरी है। और लिस्ट बी में जो सरप्लस आया वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है। तो बट ऑब्वियस है यार,
अब जो पैसा बचा हुआ है वो इनके लिए बचा हुआ है, तो ये इसीलिए लैंग्वेज यूज़ हुई। तो यहाँ जो अमाउंट बचेगा उसको नरेटिव वे में कैसे लिखते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर किस किस के लिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट अभी तक हुआ है अपना, जिसमें हम लोगों ने किसको शो किया, एसेट्स को। ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो अभी चालू हुआ है। ये स्टेटमेंट क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। ये स्टेटमेंट हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है, तो अपने को सोचो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करना है, तो अपन ने एसेट्स को तो कवर कर लिया ए और बी में। अभी इसी स्टेटमेंट के अंदर आपको सी, डी, ई, एफ और जी भी आपको इसी के अंदर लिखनी है। तो एसेट सेक्शन कंप्लीट है, लिस्ट ए हो गया और लिस्ट बी, मतलब सारी एसेट्स आ गई। अब लायबिलिटीज़ चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस एसेट्स की समरी बनाते हैं। तो इस स्टेटमेंट में लायबिलिटीज सेक्शन चालू होने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं पता है, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इनर कॉलम में ही रहेगा। क्या लिखा दिख रहा है तुमको, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है ना, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ ये। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स। अदर एसेट्स मतलब ये वाली, और यहाँ पे जो टोटल आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस एसेट। अब कुछ बच्चे पूछ लेते हैं सर इसको ग्रॉस एसेट्स नहीं बोल सकते क्या, ग्रॉस मतलब होता है बिना कुछ डिडक्ट किए, जबकि एक्चुअल में ये जो 2000 बच रहा है सरप्लस, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है। और जिसकी अक्ल काम कर रही वो सोचो कि ये जो अमाउंट बच रहा है ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है, मतलब ये नेट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसलिए मैं इसको ग्रॉस नहीं बोल सकता। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स, ग्रॉस एसेट बिना कुछ डिडक्ट किए। तो क्या लिखा है इसमें देखो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस। तो लिस्ट बी से हम लोगों ने एस्टिमेटेड वैल्यू उठा ली, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स कहाँ से उठाई, लिस्ट ए से। तो ये लिस्ट ए और लिस्ट बी की एसेट्स की ग्रॉस वैल्यू आ गई, कि अगर सारी एसेट्स को मैं सेल कर दूं, चाहे वो स्पेसिफिकली प्लेस है या नहीं है, तो उसकी ये क्या है हमारे लिए ग्रॉस वैल्यू, ये अंदर वाले कॉलम में रहती है। फिर क्या होता है, यहाँ इसी स्टेटमेंट के अंदर लायबिलिटीज साइड स्टार्ट हो जाता है। तो लायबिलिटीज साइड में एक कॉलम और चलता है साथ साथ, तो ये आपका लायबिलिटीज साइड है। ये वाला कॉलम कंटिन्यू चल ही रहा है आपका ना, ये वाला जो कॉलम है वो कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, उसकी ग्रॉस वैल्यू। जैसे एसेट्स खत्म होने के बाद एसेट्स का ग्रॉस वैल्यू लिखा, पर लायबिलिटीज में क्या है, साथ साथ ही हम लोग उसका ग्रॉस वैल्यू लिखते हैं। तो लायबिलिटीज सेक्शन जब चालू होता है ना, तो लायबिलिटीज सेक्शन से डबल कॉलम चालू हो जाता है। तो वो जो बाहर वाला कॉलम है ना, बाहर वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, तो ये तो चल ही रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू का, ये अंदर कॉलम एक और चालू हो जाता है ग्रॉस वैल्यू। अब लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले लिखा जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लायबिलिटीज सेक्शन है, तो लायबिलिटीज में चालू तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग, सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यही सब आएंगे ना। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले लिखा जाता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है पता है, उसको सिर्फ ग्रॉस वैल्यू वाले कॉलम में लिखते हैं, उसको आउटर कॉलम में नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपने अगर इसको आउटर कॉलम में, जैसे मान लो मेरे एग्जाम्पल में, यहाँ देखो मेरे एग्जाम्पल में एस्टिमेटेड वैल्यू या अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 8000 था, तो ये 8000 यहाँ तो आएगा,
पर ये 8,000 यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने 8,000 बाहर लिख दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो मेरे एग्जांपल में अमाउंट बच रहा था वो 1,02,000 बच रहा था। ये स्टेटमेंट कंटिन्यू है, तो ये 1,02,000 ऑलरेडी 8,000 पेमेंट करने के बाद है, और अगर तुमने उसको यहाँ पे और लिख दिया तो 2 बार माइनस हो जाएगा। जबकि सोचो 1,02,000 लिस्ट ए और लिस्ट बी के बाद में जो 1,02,000 बच रहा है, ये दिख रहा है क्या, ये वाला 1,02,000, ये ऑलरेडी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है। तो अगर मैंने आउटर कॉलम में एक बार और 8,000 लिख दिया ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 2 बार माइनस हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ कभी नहीं आता है। ये सिर्फ किस में आता है, ग्रॉस लायबिलिटीज़ में, और वो भी उतना ही आएगा जितना क्या होगा, सिक्योर्ड होगा। अब मेरी बात को ढंग से सुनना, अगर मान लो लिस्ट बी को देखो, लिस्ट बी को देख रहे हो, लिस्ट बी में देखो यहाँ पे अमाउंट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी, 10,000, और एस्टिमेटेड अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स कितना है, 8,000। मतलब ये 8,000 पूरा सिक्योर्ड है। पर अगर सोचो ये 18 होता तो क्या होता, अगर ये 18 होता तो यहाँ पे 8,000 क्या होती, डेफिशिएंसी आती। अब जो सोच रहे हैं वो सोचो, टोटल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 18,000 है, 18,000 है, पर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल तो 10 ही है ना। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो उतना ही लिखेंगे जितना सिक्योर्ड है। तो मेरा पहला एग्जाम्पल क्या था, एसेट्स 10,000 का था और लायबिलिटीज़ 8,000 का था, तो पूरी लायबिलिटीज़ सिक्योर थी। मेरे दूसरे एग्जाम्पल में सोचो एसेट्स 10,000 है और लायबिलिटीज़ 18,000 है, तो 18 में से 10 ही तो सिक्योर्ड हुआ ना। तो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में उतना ही लिखेंगे जितना क्या है, सिक्योर्ड है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि ये आउटर कॉलम में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एसेट्स में से माइनस हुआ हुआ है, और अगर और लिख दिया तो और माइनस हो जाएगा। फिर क्या आता है, चलो सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो सर यहाँ क्यों लिखा बेटा, लायबिलिटीज़, ग्रॉस लायबिलिटीज़, मुझे पूरी लायबिलिटीज़ निकालनी है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद क्या लिखते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी, तो इसमें जो भी तुम्हारे गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं या जो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के ड्यू प्रेफरेंशियल में आते हैं वो सब आ जाएंगे, और ये आउटर कॉलम में भी आएंगे, एस्टिमेटेड वाले कॉलम में भी आएंगे और ग्रॉस वाले कॉलम में भी आएंगे। अब क्या होगा, सोचो ये जो तुम्हारा एस्टिमेटेड कॉलम है ना, इसमें एसेट्स में से 1 बाय 1 लायबिलिटीज़ माइनस होती जाएगी। तो पहले अपन ने क्या लिखा था यहाँ पे, पहले अपन ने लिखा था कि ये जो 1,02,000 है ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद, और किस किस के लिए अवेलेबल है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, मैंने आउटर कॉलम में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिख दिए, मतलब अवेलेबल एसेट्स में से अब मैं क्या कर रहा हूँ, अवेलेबल एसेट्स में से अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। तो अब जो बचेगा मैं उसको क्या बोलूँगा पता है, मैं यहाँ पे लैंग्वेज क्या यूज़ करूँगा, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर, जिसको समझ में आ रहा है, 4 एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। पहला सिक्योर्ड क्रेडिटर, दूसरा प्रेफरेंशियल, थर्ड क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, और फोर्थ क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और 2 हम लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा मैं उसको क्या बोलूँगा, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ऐसे इजी है, बस लिखना ज़्यादा पड़ता है। तो ये जो अमाउंट अब हमारे पास बच रहा है ना, ये किस किस के लिए अवेलेबल है, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑलरेडी माइनस कर चुका हूँ, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को और माइनस कर दिया। तो अब जो मेरे पास अमाउंट बचा हुआ है वो सिर्फ किसके लिए बचा हुआ है, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय, हाँ क्रेडिटर सिक्योर किसके लिए बचा हुआ है, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, ये हो गया
इसके बाद ये फॉर्मेट कंटिन्यू है, ये फॉर्मेट अपना कंटिन्यू है। ठीक है, अब क्या होगा बताओ। लाइबिलिटीज सेक्शन में मैंने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ले लिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ले लिया और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ले लिया। इसका अमाउंट यहाँ भी आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अमाउंट दोनों साइड आएंगे। अब क्या लिखना है बताओ। क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी। क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, जैसे मान लो अगर डिबेंचर्स है तो डिबेंचर आ जाएंगे, उनका कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो डिबेंचर इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये आउटर कॉलम में आ जाएंगे, और ये इधर ग्रॉस लायबिलिटीज के कॉलम में भी आ जाएंगे। ठीक है, बोलो। तो ये वही कॉलम अपना चल रहा है, वही है ये वाला कॉलम जो है वो किसका है, तुम्हारा ग्रॉस लायबिलिटीज का है, और ये कौन सा है, एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो अपने लिखा क्रेडिटर्स, क्या लिखा, हाँ जी क्या लिखा, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी। तो डिबेंचर्स और उस पर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आउटर कॉलम में भी आएगा और ग्रॉस लायबिलिटीज के कॉलम में भी आएगा। तो आउटर कॉलम में लिख रहे हैं मतलब हम लोग माइनस कर रहे हैं। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अब जो पैसा बचेगा वो किसके लिए बचेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए बचेगा। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, यहाँ क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू creditors secured by floating charges। यहाँ पे वर्डिंग क्या यूज हो गई, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। मतलब जो क्रेडिटर्स फ्लोटिंग चार्ज के अगेंस्ट सिक्योर्ड है उनको पेमेंट करने के बाद का क्या सीन है। और अब मेरे पास फाइनली यहाँ क्या बच रहा है, सिर्फ एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज बच गई। तो मैं अब क्या लिखूंगा, फाइनली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट, बताओ ई, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई। तो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर ली, तो जो तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं मान लो, या जो तुम्हारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, या जो तुम्हारी बी लिस्ट की डेफिशिएंसी है, या जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है, वो सब क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट बी, ये सब क्या होंगे, आउटर कॉलम में आ जाएंगे और इधर भी आ जाएंगे। और ये माइनस करने के बाद अब जो बचेगा मैं उसको क्या बोलूँगा, ये कॉलम कंटिन्यू है। ठीक है, अब जो ये हो गया तो इधर तुम ग्रॉस लायबिलिटीज़ वाला जो कॉलम है उसका टोटल लगा दो। ये तुम्हारी जो है वो क्या है, ग्रॉस लायबिलिटीज़ है। और यहाँ पे अब फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो अमाउंट बच रहा है मैं उसके लिए क्या लिखूँगा, एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी estimated surplus or deficiency as regards to unsecured creditor। Estimated surplus or deficiency as regards to unsecured creditors। ठीक है, फिर ये फॉर्मेट कंटिन्यू होगा, थोड़ा सा और बाकी है। हाँ, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, घबराओ मत, एक दो बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट आएगा ना, ये वाला, ये क्या है बताओ, ये क्या है, जिसको समझ में आ रही हो, ये क्या अमाउंट है पता है। हमने सारी एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर दी, तो ये जो अमाउंट है ना, ये किसका डिफरेंस होगा पता है,
ये तुम्हारी ग्रॉस एसेट्स, ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला जो अमाउंट फाइनली बच रहा है, ये अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो ये ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लायबिलिटीज के बराबर होगा। देखो जिसको समझ में आ रहा हो, ये जो अमाउंट बच रहा है ना, ये वाला जो अमाउंट है, कहाँ देख रहे हो आप लोग पता है? जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद जो बच रहा है वो देखो। ये अमाउंट क्या है? ये यही तो है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो अगर मैं ग्रॉस एसेट्स यहाँ जो मैंने निकाली, ये देखो लायबिलिटीज जहाँ चालू हो रही है उसके ऊपर देखो, ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का कॉलम। तो ग्रॉस एसेट्स में से ग्रॉस लायबिलिटीज का अमाउंट माइनस करूँ तो क्या होगा? ये अमाउंट आना चाहिए। तो हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहाँ तक हमने प्लस माइनस में कोई गड़बड़ तो नहीं की। उसके बाद ये स्टेटमेंट कंटिन्यू रहेगा, अभी भी ये स्टेटमेंट कंटिन्यू है। क्या हो गया? चलो एक बार सोचो, यहाँ तक हम लोगों ने क्या लिखा इस फॉर्मेट में? हम लोगों ने इस फॉर्मेट के अंदर क्या लिखा? फॉर्मेट सोचो एक बार। सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर्मेट है, हैंग हो गया लगता है। चलो एक बार हम लोग सोच लेते हैं, आप हैंग नहीं हो जाओ कहीं। सबसे पहले फॉर्मेट सोचो जितना मैंने अभी तक बनाया। तो हमने सबसे पहले चालू किया, स्टेटमेंट है पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो पर्टिकुलर और अमाउंट जो है वो किसका है? एस्टिमेटेड वैल्यू का है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? हम लोगों ने लिखा एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट। वेट है ना, ये भी तुम लोगों के जैसा हो गया शायद। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखो।